नमस्कार, जय जवानों। कैसे हो आप सब भारत के भावी शिक्षकों? क्या हाल चाल है? कैसी चल रही तैयारी मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु? आइएगा, आज बात करेंगे हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक। और आपको पता है कितने जानदार एमसीक्यू आपके लिए लेकर आता हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रुके रहिएगा। खाना उठा लीजिएगा, चाय ले लीजिएगा, चाय पीते जाइएगा और क्वेश्चन करते जाइएगा। और पता है आपको, आज की क्लास के तुरंत बाद इतिहास की क्लास है और उसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, आपका दिल बाग 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 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, अपन करेंगे क्या, सीटेट जो आपको पता ही है, दिसंबर जनवरी में एग्जाम आपके जो होने वाले संभावित हैं उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं और ये आपका सीटेट आपका जो है एसएसटी का पेपर नंबर 2 और उसके हम करेंगे पेडागोजी। इसे कुछ लोग पेडालॉजी भी बोलते हैं, कुछ लोग पेडागोगी भी बोलते हैं। आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, पढ़ाने की कला। और कौन सी कला? एसएसटी, यानी कि सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, जहां पे आपको बताना है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में बच्चे को किस तरह से मेहनत करनी होती है। एक बार मैं हिमांशु यादव आप सबका स्वागत करता हूं तहे दिल से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वैसे तो उम्मीद आपने कर रखा होगा। आंसर आपको भी करना, आंसर मुझे भी करना है। समझेंगे चीजों को, देखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उनको क्या करेंगे, उतारेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आने वाले। आ जाओ। अच्छा देखो, कुछ लोगों के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे, कुछ लोगों के एग्जाम में कल वाली क्लास से आएंगे यहीं से, क्योंकि वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट 21 जनवरी 2022 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72। आप अगर एसएसटी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 में, तो वहां पे क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। क्या टेंशन की क्या बात है, हिमांशु सर आपके साथ है। आ जाओ भाई, मार्कर ले लेते हैं और सरस्वती जी को प्रणाम करके पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है भाई? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। बिल्कुल सही बात है, चुनौतियां बहुत होती हैं, हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे चुनौती किसकी है? सामाजिक विज्ञान। आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनेंगे तो आपके समक्ष कौन सी समस्या आने वाली है, पढ़ लेते हैं। समस्या क्या आने वाली है मेरे दोस्त? समस्या आने वाली है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आपने आज से पहले एक भी क्लास देखी है तो आपके बात पता है कि जैसे ये वाला शब्द है तो इसको काट देना फटाक से। मतलब आगे बाद में विचार करना है, पहले इसको काटना है, ढूंढना है डिसिप्लिन है कहां, उसको ऐसे ऐसे खट 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 काट के बाहर करना। इसके बाद अंतःविषयक उपागम, ये देखो यहाँ पे एक नियम है, अंतःविषयक उपागम। इसके बारे में हम आज की क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, दूसरे बात करते हैं छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की। होमवर्क में सहयोग, होमवर्क तो तब देना है जब आप उस बच्चे को पढ़ा चुके हो, पढ़ाने के बाद क्लास में क्लास वर्क दे चुके हो, क्लास वर्क को आपने चेक कर लिया हो और इसके बाद अब आप उसको होमवर्क दे रहे हो। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया कि बेटा हमारे देश में जब मुगल आए, सपोज दैट, तो मुगलों में एक क्रम हुआ। जैसे हो सकता है मुगल के पहले राजा का नाम रहा हो बाबर, हुमायूं, इसके बाद अकबर, इसके बाद उस जहांगीर हो सकता है, शाहजहां हो सकता है, ये नाम हो सकते हैं। ठीक है, ओके, मान लिया। अब आपने बच्चे को पढ़ाने के बाद उसे क्वेश्चन दिया कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं के क्रम लिखो, तो जाहिर सी बात है वो दिल्ली सल्तनत वाले तो उसने पढ़े नहीं, उसने मुगल वाले पढ़े, तो वो गड़बड़ करेगा। और वो गड़बड़ कर रहा तो हम क्लास में ही समझा देंगे कि बेटा दो चीजें अलग अलग होती हैं। एक दरअसल आपका होता है दिल्ली सल्तनत और एक दूसरा कौन सा होता है? एक मुगल इरा या मुगल सल्तनत होती है, जहां पे मुगल वंश के लोग शासन करते हैं। अब आपने क्लास में ही समझा दिया, तो अब उसको होमवर्क देना है। होमवर्क क्या देना है कि आप अपने घर में पढ़कर आएंगे मुगलों के बारे में, या जो हमने आपको क्लास में बताया है उसी को एक बार आपको दोबारा कॉपी में लिख कर लाना है। आपको कौन सी बात अकबर की अच्छी लगती है? अब उसके घर थोड़ी ना जाओगे होमवर्क करवाने, तो काट देते हैं, काहे को परेशान होना, हटा दीजिएगा इसको। छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना, हमारा कभी भी उद्देश्य किसी भी अध्ययन या अध्यापन के दौर में एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। हमें जीवन जीने के कौशल को सिखाना है कि बच्चा आज किस तरह से जी रहा है, कल कैसे जिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे को मैथ्स ज्यादा आती हो तो आगे जाके गणित के नए नए फार्मूले का इजाद करे, लेकिन क्या सारे बच्चे गणित के नए फार्मूले इजाद करेंगे? नहीं। हो सकता है कुछ लोग दुकान खोलें, हो सकता है कुछ लोग इंजीनियर बने, कुछ लोग हो सकता है आगे जाके एमबीबीएस करके डॉक्टर ही बन जाएं।
तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की समझ के हिसाब से सिलेबस में ना बंधते हुए हमें उन चीजों को समझाना है जो जीवन उपयोगी हैं। ये भी आपका गलत है। एग्जाम के लिए कभी भी तैयार नहीं करना होता है, क्योंकि एग्जाम उसके लिए ऊपर क्या हो जाता है, एक बर्डन हो जाएगा। तो बिना बर्डन के ज्यादा से ज्यादा, अब आप देखो ना, जैसे मान लीजिएगा राजा राम जी थे, वो अपने गुरु जी के पास गए शिक्षा के लिए, कृष्ण जी शिक्षा के लिए गए, तो वहां कोई टेस्ट नहीं होता था। हाँ, वहां पे हम समझ जरूर देखते थे। आपने सुना होगा द्रोणाचार्य ने एक बार कहा कि सब लोग देखिएगा, वहां पे एक तोता है, उसकी आंख दिखाई दे रही है, नाक दिखाई दे रही है, सब अलग अलग चीजें। तो वो कोई टेस्ट नहीं था, मार्किंग नहीं थी, वो समझ का टेस्ट था। आप रीजनिंग कह सकते हो, आप कितनी ज्यादा रीजनेबल बातें करते हो, तो वो आपको विकसित करना होता। खैर, अब यहाँ पे नो डाउट आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो एक सही हो गया। लेकिन अंतःविषयक उपागम इसे कहते क्या है? ये जो आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसका मतलब क्या है? आइएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या है देखेंगे। अंतःविषयक उपागम, चर्चा करते हैं इसके बारे में। लिखा क्या है? संश्लेषण की वास्तविक प्रक्रिया का उपयोग करके विभिन्न विषयों से ज्ञान को एकीकृत करने में सहायता करता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये जो मैं बात शब्द यूज कर रहा हूं, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश को ग्रहण करना, यहां कौन सा संश्लेषण है? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजों को अवशोषित करना है। मतलब अब सोखना नहीं है कि गीता के ऊपर हाथ रख दिया और गीता के सारे श्लोक आंख बंद करके हमारे अंदर जा रहे हैं। वो पीके वाली मूवी में वो लड़की का हाथ पकड़ के उसकी सारी भाषाएं सीख, ऐसा नहीं। हम पढ़कर सीखेंगे, संश्लेषित करेंगे, अर्जित करेंगे। यह उपागम एकीकृत ज्ञान निर्माण के लिए शैक्षणिक विषयों या स्कूलों के विचारों के बीच पारंपरिक सीमा से आगे बढ़ने में सहायता करता है। सिलेबस अगर हमारे पास है तो वो एक फिक्स डिजाइन है कि पूरब में ही जाना है, लेकिन जब हम अंतःविषयक उपागम की बात करते हैं तो वो एकीकृत रूप से आपको इस एजुकेशन के बाहर, सिलेबस के बाहर भी चीजों को सीखने की अप्रोच को डेवलप करता है। अगर डिसिप्लिन वाला होता तो केवल इतना ही सीखना पड़ता। अगर डिसिप्लिन के बिना हम काम कर रहे हैं तो हम बाहर भी चीजों को सीख सकते हैं। आगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में एक अंतःविषयक उपागम शामिल है। इसके फायदे क्या हैं? इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है? प्रॉफिट है क्योंकि इसके अंतर्गत विषय एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे अब मैं आपसे कह रहा हूं पानीपत की लड़ाई हुई, ठीक है, पानीपत की लड़ाई हुई। अब क्वेश्चन ये है पानीपत की लड़ाई कहां हुई? तो आप बता दो कि सर जी कर्नाटक में हुई। पता ही नहीं है कि पानीपत हरियाणा में है कि तमिलनाडु में है। और ये जानेगा कैसे? इसके लिए इतिहास वाले शिक्षक को भूगोल का ज्ञान होना चाहिए। कह क्या रहा है? एक विषय दूसरे विषय के साथ जुड़े हैं। अर्थात अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा पहाड़ों में ठंड ज्यादा होती है, तो पहाड़ भूगोल का विषय है। और आपसे कहा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेना भेजी कुमाऊं अभियान के लिए और वह सेना रास्ते में मर गई ठंड से, इसका मतलब इतिहास के साथ हमें भूगोल में मौसम की जानकारी होनी अति आवश्यक है। एक विषय दूसरे से लिंकअप है, नो डाउट। खैर, आगे बात करते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान को अंतःविषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। कैसे? अब मैं इतिहास, क्या होता है कि अक्सर कॉलेज में, स्कूल में कि 3-4 टीचर होते हैं, कोई इतिहास पढ़ा रहे हैं, कोई राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सिविक्स जिसे कहते हैं, मतलब आपके 6-7-8 में से सिविक्स नाम दिया जाता है, राजनीति विज्ञान, और कुछ लोग हैं वो इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो टीचर अलग अलग हो गए, तो फिर वो अपने ही सब्जेक्ट में सीमित होते हैं, फिर वो आगे नहीं पढ़ा पाते। लेकिन वहीं पे पता है, जैसे हमें पानीपत का युद्ध पढ़ाना है तो हमने भारत का ऐसे मैप बनाया और मैप बना के यहाँ लिख दिया पानीपत का युद्ध। तो अब बच्चा समझ रहा है कि हाँ, ये दिल्ली के आसपास का कोई एरिया हो सकता है, हम इसे लिंकअप कर सकते हैं। लेकिन कई बार मैप के थ्रू नहीं होता। हालांकि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैप का यूज़ करूंगा, डोंट वरी। खैर, अब आगे बात करते हैं। इससे पहले भी आपने 2-3 क्लासेस देख ली थी, वहाँ भी आपको पता चली गया होगा। तो नो डाउट इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसके आंसर ये चर्चा नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि आपको इसका आंसर पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्या? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने की अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। हम अपने शिक्षण के दौरान बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। कहानियों के माध्यम से हम उनको कह सकते हैं बेटा तू हमारी क्लास में आओ, अच्छी रोचक जानकारी हम उनको बताएं, ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लें उस चीज़ में। और एक टीचर पता है अपने विषय के प्रति बच्चे के लगाव को बढ़ा सकता है, घटा सकता है।
अगर मैं मैथ्स की क्लास में डेली डंडे मारने शुरू कर दूं तो जाहिर सी बात है बच्चे का मैथ्स से मन भटक जाएगा और जीवन भर बच्चा मैथ्स से डरेगा। लेकिन अगर प्यार से मैथ्स पढ़ाई जाए, खेल खेल में मैथ्स सिखाई जाए तो प्रभाव तो सकारात्मक होगा। सामाजिक विज्ञान में थोड़ा कहानियां होती हैं, मैथ्स वाले टीचर अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कई बार, तो फिर बच्चे थोड़ा सा मैथ्स से दूर हो जाते हैं। क्या बात यहाँ पे कहा जा रहा है, सारे विषयों की विस्तृत व्याख्या के द्वारा। अब सभी विषय को एक साथ विस्तृत व्याख्या का मतलब क्या है, उठा लिया, अब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने लगे। भाई इंटरनेशनल रिलेशन सामाजिक विज्ञान का विषय है, लेकिन उसके लिए 11वीं क्लास की ज़रूरत है, 6, 7, 8 में नहीं। तो ये थोड़ा सा सभी विषय एक साथ उनकी विशेष व्याख्या की ज़रूरत तो नहीं होती। आगे, ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा। अब ज़्यादा शिक्षण क्या हो गया, बच्चे से कहा भाई आज सब लोग टीवी में देखना, शाम को प्रोग्राम आएगा, इसके बाद उसको बोला किताब में उस पढ़ना, फिर इसके बाद क्लास नोट्स पढ़ के आना, फिर इसके बाद गाइड दे दी। आपने सुना होगा हाई स्कूल इंटर में गाइड आती है, एग्जाम के पहले गाइड आती है, उनमें सारे क्वेश्चन के आंसर दिए होते हैं, पकड़ा दिया अपने गाइड भी पढ़ के आना है। तो बच्चा कितनी जगहों पे कितने रिसोर्सेज पढ़ सकता है, जाहिर सी बात है सभी नहीं पढ़ सकता, तो उसके ऊपर पढ़ने से पहले ही एक प्रेशर आ जाएगा, तो ये भी उचित नहीं है। आवधिक परीक्षण के आयोजन द्वारा। अब आपने सुना होगा कि हमारे स्कूल में क्या होते हैं, छमाही परीक्षा होती है, हाफ ईयरली होता है, और हमारे यहाँ तो एक तिमासिक परीक्षा भी होती थी, 3 महीने में होती थी, फिर 6 महीने में होती थी, फिर वो सालाना परीक्षा होती थी। तो बार बार परीक्षाएं भी बेटर नहीं है अगर हम शिक्षण के क्षेत्र में हैं तो। लेकिन देखो एक स्कूल का भी अपना नियम होता है, वहाँ पे अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चा फिर बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। तो समय समय पर एग्ज़ाम होने ज़रूरी हैं ताकि हम देख सकें कि किस दिशा में बच्चे जा रहे हैं। मार्किंग ज़रूरी है ताकि सही और गलत का पता चल सके, इसलिए मार्किंग जरूरी है। तो लेकिन हम यहाँ पे अगर हम परीक्षा की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रभावी अवसर प्रदान करने में इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। कुछ और एक चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं, कह क्या रहा है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। बिल्कुल सही बात है, इसको रोक देंगे, डी ऑप्शन सही करेंगे। क्यों, हम बताएंगे कि बेटा हमारे देश में एक समय था जब मात्र सत्तात्मक समाज थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। फिर इसके बाद समानता का अवसर आया जहां महिला और पुरुष समान थे। वैदिक समय में महिलाओं के द्वारा भी वेदों की रचना की गई, हम वहां बताएंगे कि कुछ समय बराबर था। फिर इसके बाद धीरे धीरे पितृ समाज होने लगा, माताओं को स्थान थोड़ा सा नीचे किया गया। सातवाहनों ने हालांकि इसको एक बार दोबारा से उठाया, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं उठ सका। हम वहाँ पे बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा हमारे घर में जो खाना बनता है ना, ये जो आज आप खीर खा रहे हो, ये खीर ऐसे नहीं बनी होगी, इसका एक लंबा प्रोसेस रहा होगा। जैसे पहले लोग जंगलों में रहते थे, जंगल में रहते थे तो जंगल की गुफाओं में रहते थे, मिट्टी खोद के गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहते रहते उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी तो वो तालाब से लाते थे, लेकिन पानी घर में नहीं रख पाते थे, बार बार तालाब जाना पड़ता था। तो पेपर के मतलब कि जो पत्ते होते थे, पत्ते का उन्होंने एक बाउल बनाया और पत्ते के बाउल में पानी रखा, लेकिन वो कभी भी फट जाता था। फिर उनको पता चला कि यार ये जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी का जो चीका क्ले होता है, उसे थोड़े से किसी चीज़ जगह पे रख दिया जाए तो सूखने के बाद मजबूत हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी का एक बर्तन बनाया। लेकिन मिट्टी का भी बर्तन कुछ समय तक ठीक रहता है, कुछ समय के बाद उसमें भी पानी के द्वारा क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। फिर इसके बाद उनको आगे समझ में आया कि यार अगर इस मिट्टी के बर्तन को हम आग से पका लें, यानी कि हम घड़ा बना लें, तो हो सकता है ये और अच्छा लगे। तो पहले बेकार के घड़े बनाए गए होंगे, काले पीले रंग के बनाए गए होंगे। फिर जब थोड़ा सा मजबूत घड़ा बना होगा तो उसमें पेंटिंग की गई होगी, जब पेंटिंग की गई होगी तो हो सकता है कि उसी घड़े को और आगे धीरे धीरे, ये हम बता रहे हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं कि बेटा ये मिट्टी के बर्तन जो बनने शुरू हुए थे, उसके पहले ये वृक्ष के पत्तों से जो बनाए जाते थे बर्तन भोजन के लिए, वो आज तब्दील होके कांच की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट और तांबे की, सोने की, चांदी की प्लेट में लोग खाना खाते हैं। ये एक क्रम है, हम जीवन से जोड़ सकते हैं। तो बच्चे को समझ में आ गया कि हाँ, जो क्रो मैग्नन था वो कुत्ते के साथ रहता था, होमो निएंडरथल किसके साथ रहता था, मध्य काल में कैसे लोग रहते थे, पूरा पाषाण काल में, चीज़ों को जोड़ के कहानी में आप बता दीजिएगा। हो गया, बोलो भारत माता की जय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है। हम अपनी गांव की कहानी सुना रहे हैं। फिर आगे, जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए, यह कहानी निम्न में से किस विषय पर आधारित है। आंसर तो आपको पता ही किस विषय पर आधारित है। हम कहानी सुना रहे हैं कि हम अपने नानी के गांव गए तो हमारे नाना एब्सेंट थे, नाना नहीं थे घर में, नानी भी नहीं थी। हमारे छोटे छोटे मामा लोग थे, हमने उनसे पूछा नानी नाना कहाँ हैं, तो बताए कि वो लोग गए हैं, आज गाँव में वोटिंग है।
गांव में चुनाव है तो सभी लोग वहां गए। तो अब पता चला चुनाव क्या होता है, तो हमने बताया कि चुनाव के माध्यम से हम अपने ग्राम के प्रमुख को चुनते हैं, जो फिर आगे चल के हमारे लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे, हमारे लिए नदी नाले जो हो सकते हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, व्यापार से संबंधित टैक्स कम लगाने में भी वो हमारी मदद करने वाले हैं। अगर हमारे गांव में जानवरों के रहने की व्यवस्था नहीं है तो पशुओं के रहने की व्यवस्था के लिए भी हम एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, जो एक नियमित एक प्रक्रिया है, और कुछ समय बाद एक दूसरे व्यक्ति के चुनाव की बात फिर से होगी। तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र की ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं ग्राम सभा की बात हो रही है। हम कहानियों के माध्यम से बता सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कहानी बताएंगे बच्चों को, बच्चे उसे अपने जीवन से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप बोलेंगे कि मामा की बात है, तो फटाक से बच्चे के दिमाग में उसके खुद के मामा आ जाएंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपकी क्लास में उनको और अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो फिर तो काम बनने वाली है। जैसे मान लीजिएगा कि, छोड़िए आगे चलते हैं, कहानियाँ तो मैं आपको पूरी क्लास में सुनाता ही रहता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं तथा मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा है। कई बार जब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो समस्याएं आ जाती हैं। जैसे मैंने इधर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के साथ ही इधर आंसर लिख दिया है, तो हो सकता है आपको इस पीपीटी में, इस स्लाइड में ज़्यादा कंटेंट आपको दिख रहा हो, लेकिन एक अच्छा शिक्षक वही है जो आपका कंसंट्रेशन इधर रखे, इधर पढ़ने के बाद फिर मैं इधर आपको लेके आऊँगा कि भाई इधर आ जाओ, अब इधर आंसर पढ़ते हैं। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं, हमें इधर ही पढ़ना है, इधर से ही हमारा आंसर हमें क्या है मिलने वाला है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, शिक्षक को कक्षा में ऐसी परिभाषाओं और मुद्दों की चर्चा में नहीं लाना चाहिए। 5वीं क्लास तक तो डेफिनेशन से बचना है, लेकिन 5वीं क्लास के बाद हमें थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं बतानी पड़ेंगी, हमें बताने पड़ेंगे रूल, हमें नियम बताने पड़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बतानी पड़ेगी, शब्दों से उन्हें परिचय दिलवाना पड़ेगा कि एक कोई मेंडलीफ नामक एक व्यक्ति थे। धीरे धीरे हम उनसे रूबरू करवाएंगे, क्योंकि बिना इसके काम होने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा थोड़ा करवाएंगे, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि परिभाषाओं और मुद्दों की चर्चा में नहीं लाना चाहिए। भाई लाना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं लाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए आधार की ज़रूरत होती है। और अब बच्चा आपका 6ठी 7वीं 8वीं में आ गया, तो उसे भी एक आधारभूत, एक मजबूत बात कहने के लिए कुछ हमें आधार रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। अगला क्या, शिक्षक को ऐसे विषयों को पढ़ाने की अवहेलना करनी चाहिए जिसमें धर्म विशेष का नाम देना हो। नहीं, अच्छा शिक्षक वही है जो हर बात, हर चीज को समय के हिसाब से बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करे। अब मैं आपसे क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है हिमांशु यादव, और मैं किसी भी मुस्लिम नाम को लेने से डरने लगूं, जैसे जो मेरी टाइपिंग का काम करते हैं उनका नाम है आसिफ, तो अब मैं क्लास में आसिफ का नाम लेने से डरने लगूं कि कहीं दंगा ना हो जाए, तो नहीं, ये गलत अवधारणा है और इस पर प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए और अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें किसी व्यक्ति से, किसी धर्म से कभी भी कोई लड़ाई नहीं है, और इवन हमारे सभी प्रमुख ग्रंथों में कहा गया है कि हर एक धर्म अच्छा है, शुद्ध है, पवित्र है। एक धर्म कभी भी दूसरे धर्म की कभी कोई बुराई नहीं करता। आप खुद से कोई भी किताब उठा के देख लीजिएगा, वो अपने धर्म की बात करता है, और उसका धर्म क्या कहता है, मानवता, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है, लड़ाई दंगे नहीं करने। ये लड़ाई दंगे कराने का काम नेताओं का होता है, लेकिन एक टीचर और नेता में यही फर्क होता है कि सही बात को बताए वो टीचर है, और सही चीज को गलत बताए और गलत चीज को सही बताए ये काम नेताओं का होता है। तो अपन तो नेता है नहीं, अपन तो टीचर, तो टीचर को सब कुछ बताना पड़ेगा। अब आपके हो सकता है सिलेबस में प्रजनन तंत्र भी हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम भी हो, तो वो भी आपको पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप कह दो यार ये कैसे पढ़ाएंगे, ये पॉसिबल नहीं। नहीं, एक शिक्षक को सब कुछ पढ़ाना है। हमें हर शब्द बच्चे को सिखाना है, वो दूसरी जगहों से सीखे उससे पहले हम उसे क्यों ना समझा दें, क्यों ना उसे सिखा दें। और हम सिखाएंगे तो उसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि हम सही चीज़ सिखाएंगे। और वो बाहर से सीखेगा, रोड में सीखेगा, तो रोड में हो सकता कोई सिखाने वाला व्यक्ति बायस्ड हो,
वो किसी धर्म विशेष की, किसी शब्द विशेष की ज़्यादा चर्चा कर रहा हो तो वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे मामले में हमें बच के रहना है और हमें खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएट करके बच्चे को हर चीज़ें बतानी है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, लेकिन ज़्यादातर हमें सकारात्मक बनाना है और बच्चे को कभी भी किसी एक चीज़ के लिए फोकस नहीं करवाना है। उसे क्या रखना है, मल्टी डायमेंशनल रखना है, हर दिशा में सोचने के योग्य रखना है। आइएगा देखते हैं अगला क्या है। गरिमा के प्रति यहाँ पे शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति, अच्छा यहाँ मेरी लड़की समझ रहा था, सॉरी, शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता के साथ, बिल्कुल सही बात है, संवेदनशीलता के साथ ही पढ़ाना है, धर्म पढ़ाना है, प्रजनन तंत्र भी पढ़ाना है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ, जिसका गलत प्रभाव ना उनके दिमाग में पड़े, ना उनकी सोच में पड़े, ना उनकी मानसिक क्षमता को बेकार करे। यही एक अच्छे टीचर के गुण होते हैं। और आप देखेंगे जो अच्छे टीचर होते हैं वो हर चीज पढ़ाते हैं, हर मुद्दे पर उनकी अपने विचार होते हैं, लेकिन वो विचार कभी लड़ाई दंगा नहीं कराते हैं, बच्चों के बीच में सौहार्दपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे एक क्लास में जैन धर्म का बच्चा बैठा होता है, बौद्ध धर्म का बच्चा बैठा होता है, हिंदू धर्म का बच्चा बैठा होता है, मुस्लिम धर्म का बच्चा बैठा होता है, और जब प्रेयर होती है तो सारे बच्चे ग्राउंड में जाके प्रेयर करते हैं, वहाँ कभी लड़ाई नहीं होती है। क्यों नहीं लड़ाई होती है? क्योंकि वहाँ पर हम हर एक चीज को, सही चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। स्कूल में कभी लड़ाई दंगा नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि स्कूल में किसी धर्म के आधार पर लड़ाई हो गई, नहीं होती है। और एक दो अगर मैं बच्चों की बात छोड़ दूं तो कभी भी आपको बच्चों के बीच में भी लड़ाई नहीं होगी धर्म के आधार पर। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉलेज में बच्चा फ्री हो जाता है, वो अपनी अलग अलग चीजें सोचने लगता है, 18 साल से ज्यादा हो जाता है, उसके अपने व्यू हो जाते हैं। लेकिन छोटी कक्षाओं की बात करें तो वहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे टीचर इन चीजों को जानते हैं कि बताना कैसे है, उसका प्रभाव कैसे होगा। और आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि जब आप एक टीचर बनेंगे तो इन चीजों को आप संवेदनशीलता के साथ क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके कुछ उदाहरण आपके लिए लिख कर लाया हूं, वो आपको और बता देता हूं, हो सकता है कोई शब्द छूट गया हो, है ना। जाइएगा नहीं कहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अब तक चीजें पसंद आई हैं तो। बोलो भारत माता की जय। पढ़ते क्या लिखा है, शिक्षक को कक्षा में असहज परिस्थितियों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए और प्रत्येक समुदाय की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हर तरह का समुदाय हो सकता है, ट्राइबल्स हो सकते हैं, वो आपके शेड्यूल्ड कास्ट हो सकते हैं, वो आपके ओबीसी हो सकते हैं, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, वो आपके पहाड़ी क्षेत्र के हो सकते हैं, वो मैदानी क्षेत्र के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। कक्षा में छात्र विभिन्न समुदायों से आते हैं। बिल मैंने आपको बोला हर धर्म हर जाति से लोग आते हैं। एक संभावना है कि उनमें से कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जैसे दलित या मुस्लिम आदि से संबंधित होते हैं। नतीजतन कक्षा में ऐसी परिस्थितियों को सामना करने के दौरान विवेकपूर्ण होना चाहिए, शिक्षक का दायित्व है। मैंने आपको यही बात बताई कि आपका एक दायित्व है कि आपको बताना भी है, गलत तरीके से नहीं बताना। आपको कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करनी। एक्चुअली धर्म में कोई बुराई होती ही नहीं है, किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो पहला चरण जिसका पालन शिक्षकों को करना चाहिए वो यह है कि इन समुदायों की चिंताओं को कुशलता से समाधान किया जाना चाहिए। फिर भी समाज में इन संस्थाओं के साथ, इन समुदायों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, और जो भेदभाव हो रहा है उसे बड़ी कुशलता के साथ अर्थात संवेदनशीलता के साथ आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। आप देखिएगा हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो भी हर समुदाय के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो कभी किसी को गलत या सही नहीं बोलते। बोलना आपको भी पड़ेगा, समझना आपको भी पड़ेगा, जानना आपको भी पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट करते जाइएगा फटाफट। अब देखेंगे ये आपका एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, जानदार, शानदार, खूबसूरत सा क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे मैं गुंबद भी लेके आई, ये पिट्रा ड्यूरा की तस्वीर है, आपने जरूर सुना होगा। पिट्रा ड्यूरा क्या है ना कि वो एक डिजाइन होती है, ताजमहल में आप जाके दिखाइएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, आजा। दिए गए परिदृश्य को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलो भाई ध्यान से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कराने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है? दिल्ली में चलना है घूमने, आ जाओ दिल्ली भ्रमण करके आते हैं भाई। सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करने हेतु उनके विद्यार्थियों ने उनसे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। कहां का भ्रमण कराना है भाई? दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की। तो दिल्ली में जो बना है उसको घुमाना है। आ जाइएगा। सल्तनत युग की वास्तविक कला दिल्ली में है क्या?
सल्तनत की राजधानी यही थी, दिल्ली में थी। तो उन्होंने जितनी भी चीज़ें बनाई, आप तुगलकाबाद वगैरह घूम कर आएंगे, दिल्ली में तुगलक का जो किला है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत हो गया, आपके मुगल भी थे, आपके दिल्ली और आगरा में ही थे। तो अगर दिल्ली घूमना है तो आपको इनकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए, आप देख सकते हैं जो इन लोगों ने यहाँ पे बनवाया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका बनवाया था क्या, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ही दिल्ली में बनाया, और एक कुतुब मीनार भी दिल्ली में बनाया। तो अगर आपको दिल्ली घूमना है तो सल्तनत की इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं। बंगला गुम्बद की संरचना से मंत्रमुग्ध थे। ये जो बंगला गुम्बद है, आप इसे आएंगे देखने के लिए, देखो ये यहाँ पे ये है बंगला गुम्बद, ये भी आपको दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके विद्यार्थी अपनी आगामी कला प्रदर्शनी के लिए पित्रा के स्तंभ के पैटर्न पर पेंट करना चाहते। हमने उनको बताया कि जो ताजमहल बनाया गया है, अब ताजमहल की मैं फोटो लेके नहीं आ पाया, तो ताजमहल में आपकी 4 मीनारें हैं, और ये जो ताजमहल है, इस ताजमहल के गेट के पास उसकी दीवालों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ फूल पत्ती बनी हुई है। वो जो फूल पत्ती बनी वो पिट्राड्यूरा डिज़ाइन कहलाती है, और आप यही वाली डिज़ाइन अपने भी चित्रकला में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सही बात है। तो ये तो सारे के सारे सही हैं। अगर किसी को आप दिल्ली घुमा के ले जाओगे तो दिल्ली से जो चीज़ें सीख कर जाएगा, ऐतिहासिक स्थलों से जो देख कर जाएगा, वो तो यही होने वाली। सभी आपके सही है, इसमें तो क्या ही गड़बड़ हो सकता है। सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, सही है। आगे चलते हैं, सारे सही भाई इसके। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सर जी पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन ये बच्चे आपके क्या प्राइमरी वाले, टेंशन मत लीजिएगा। विभिन्न स्रोतों, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, उसी पिछले वाले क्वेश्चन के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को सामाजिक असमानता के बारे में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वे तार्किक रूप से परिपक्व होते हैं, बिल्कुल, और विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बारे में उनके सामाजिक अनुभव होते हैं, जैसे आंकड़े, जैसे चित्र निबंधन और केस और व्यक्ति। आप जब 6, 7, 8 में पढ़ रहे होते हो तो उनका दिमाग थोड़ा सा परिपक्व होता है, वो समझ सकते हैं आंकड़े के बारे में, वो गणना कर सकते हैं, इसलिए उनका एनुअल एग्जाम वगैरह क्या अक्सर होता रहता है। ये अच्छा है, गणना योजना यूँ बना सकते हैं, सीख सकते हैं। चित्र फोटो देखकर, जैसे मैंने पीछे आपको फोटो दिखाया था गुम्बद वगैरह की, मीनार वगैरह की फोटो देख के बच्चा अच्छा कर सकता है। केस और व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, कंप्लीट किसी और ने कराया होगा, डजंट मैटर। तो ये चीज़ें हम उनको याद करके दिखा सकते हैं कि जब आप कुतुब कॉम्प्लेक्स में आओगे, जहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ पे मेहरौली का एक लौह स्तंभ है जो अब से पता नहीं कितने दिन से खड़ा है, ओपन है, बिल्कुल खुला है, लोहे का स्तंभ है, उसमें अभी जंग नहीं लग रही है, पानी गिरता है फिर भी उसमें जंग नहीं लग रही, उसमें चंद्रद्वती लिखा भी है। तो ऐसा उम्मीद है कि जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्मित करवाया गया होगा। ऐसी संभावनाएं हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, घुमाएंगे दिखाएंगे, तो इससे हमें उस स्थल के साथ साथ वहाँ के व्यक्तित्व के बारे में, मतलब वहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति है उसके बारे में भी हम बच्चे को बता सकते हैं। ताजमहल में मुमताज़ की बात जाहिर सी बात हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम उस जगह पर जाकर वहाँ के क्षेत्र की चर्चा कर सकते हैं और किसके लिए बनवाया गया, कहानियाँ जो है वो हम वहाँ पे सिखा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को दिखाएं और दिखाकर भी पढ़ाएं, और मौका मिले तो घुमाकर ज़रूर लाएं। अगला क्वेश्चन क्या भाई, उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के संप्रत्यय को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो असमानता है उनमें से कौन कौन सी चीज़ों का, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, कौन कौन से चीज़ों का यूज हो सकता है मेरे भाई। तो क्या आप डेटा का यूज कर सकते हो? बिल्कुल, डेटा का यूज काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल फटाक से करेंगे, तो कर लीजिएगा। ए ऑप्शन आपका हुआ सही, चित्र बनाने का काम बिल्कुल सही है। तो 2 तो आपके सही हो गए, ए और बी ढूंढो, ए और बी ज़्यादा सही है, तो चलो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन तो कटा। केस और व्यक्ति है ना, केस स्टडी, केस और व्यक्ति, सी डी ऑप्शन भी लगाओ। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बोलो भारत माता की जय। व्याख्यान की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूरत नहीं, अगर ऑप्शन में होता तो ज़रूर लगा देते, क्योंकि जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं कि मुमताज़ महल ने कैसे बनवाया, कितना प्यार करती थी, उसकी कौन से नंबर की पत्नी थी, बोलना तो पड़ेगा ना, तो व्याख्या भी हो सकती है। बट वहां पे केस, व्यक्ति, अध्ययन, इन सब के बारे में बताना जरूरी है, तो इसलिए सी पर डोमिनेट कर जाता है डी, और आंसर ए, बी एंड डी पीछे मैंने लिखकर भी दिखा दिया था। वो उस क्वेश्चन से भी रिलेटेड था, इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड था। क्वेश्चन आया है सेट नंबर 21 जनवरी का, क्वेश्चन नंबर 78 है, देख लीजिएगा आप, क्योंकि फर्जी काम हम नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, क्या है भाई, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों का पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है किसी का पूर्वाग्रह हो कि जो हमारे देश में अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ में ठंडी होती है। मैंने आपको कहानी सुनाई कि जब मोहम्मद बिन तुगलक जो एक राजा था,
मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे काम किए, उसने सिक्कों का डिज़ाइन बदला, सांकेतिक सिक्के चलाए, और जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका क्या किया था, राजधानी परिवर्तित की, दिल्ली से दौलताबाद किया था। तो और उसने कई अभियान भी किए, एक अभियान उसने कुमाऊं का भी कर लिया था। तो कुमाऊं के अभियान में उसके सारे सैनिक ठंडी की वजह से मर गए। अब उस बच्चे के दिमाग में बात सेट है कि अगर हम गए पहाड़ों में तो ठंड में मर जाएंगे, और भीषण गर्मी में उसने 15-16 कोट टांगे और टांग के चल दिए, क्योंकि पहले से पता है कि वहां पे ठंड होने वाली है। लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप मैं जो है पिछले साल, अभी इसी साल 2022 में ही वैष्णो माता गया था, और मैं गया था आपके मई जून में, 2 दिन लास्ट के मई और 1 दिन शुरुआत के जून में, और वहाँ पे मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगी, कहीं स्वेटर की कोई ज़रूरत नहीं थी, शर्ट पहन के गए, और काफ़ी ऊंचाई में ही, आपको पता ही है। तो पूर्वाग्रह से हमें बच्चे को बचाना है। ये कैसे संभव हो सकता है? जब आप एक शिक्षक के रूप में इन चीज़ों को पहले से जानते हो कि क्या कमी हो सकती है। और इसके लिए एक क्वेश्चन आपसे रखा गया, क्या है भाई, पढ़ लेते हैं। उन्हें केवल सरकारी दस्तावेजों के प्रयोजन करने को उत्साहित करना। हम क्या करेंगे, उन बच्चों से कहेंगे भैया केवल और केवल सरकारी डेटा आपको उठाना है। सरकारी डेटा से काम चल जाएगा? वैष्णो माता वाले में सरकारी डेटा आपको मिलने वाला है, मिल भी जाएगा, गूगल करोगे तो वहाँ मिल जाएगा कि हाँ यहाँ का लोवेस्ट टेम्परेचर इतना होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर इतना होता है। भाई मैं तो एक काट रहा हूँ, क्योंकि सरकारी डेटा यहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं है पूर्वाग्रह में। ए ऑप्शन काट दीजिएगा, ए काट दिया, ए काट दिया, 2 बचे, देख लेते हैं। वे जो पढ़ते हैं उसके लिए उन्हें प्रमाण तलाशने के लिए उत्साहित करेंगे। हाँ, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि वैष्णो माता में गया था, तो मैं एक शर्ट में गया, शर्ट में वापस आ गया, मुझे ठंड नहीं लगी। तब आपके दिल में कहीं ना कहीं आया होगा कि यार सर जी मन तो हमारा भी कर रहा है, पेपर के बाद जाएंगे, इस बार जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप वहाँ पे एक बार जाओगे, जाके देख के आओगे कि ठंड लग रही कि नहीं लग रही है। खुद से एक बार उत्साह आएगा कि हाँ यार एक बार हम समुद्र के किनारे घूम के आएँ, कि वहाँ पे कैसा क्या माहौल होता है, नए साल में जो है आपका वहाँ पे कैसे न्यू ईयर मनाया जाता है। अंदर से दिल करेगा ना, वही बात है यहाँ पे, सही है ये। सॉरी, ये प्रमाण तलाशने के लिए, बी ऑप्शन आपका सही। सी पढ़ते हैं, है क्या? आप उन्हें उस विशेष घटना के लिए उपलब्ध विभिन्न स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे। अगर पॉसिबल है तो उसके जो एविडेंस हैं, जैसे मूवी वगैरह में अगर आप देख सकते हैं, बुक में कहीं लिखा हुआ है, और टीवी के माध्यम से, समाचार रेडियो के माध्यम से जो पॉसिबल हो सकते हैं, फोटोज के माध्यम से हम उनको जरूर दिखाएंगे और उनसे कहेंगे आप भी एक्सप्लोर करो थोड़ा सा। बी और सी सही है। डी देखते हैं। आप उन्हें उन्हीं स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों, अब प्रसिद्ध व्यक्ति ने प्रकाशित किया है। हो सकता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने अपने समय पे उसको डाला हो, आज उसका महत्व घट गया हो। हम जो सही है उस पर फोकस करेंगे। कई बार प्रसिद्ध व्यक्ति भी कभी कभी कुछ गलत बोल देते हैं, और उसे आधार बनाकर जजमेंट या जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति, मैं भी आपसे कह रहा हूं ना, मैं गया था जम्मू कश्मीर, मुझे ठंड नहीं लगी। अब मैं तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हूं नहीं कि मैंने कोई किताबें लिखी हो जहां मैं खड़ा हो जाऊं वहीं पे 10-20 लाख जनसंख्या हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको मेरा भी कहना मानना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, डी ऑप्शन तो मेरे हिसाब से हो गया गलत, बी और सी सही है, तो सी ऑप्शन आपका हो गया सही। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। शिक्षक को छात्रों को पाठ में शामिल पूर्वाग्रह की पहचान करने के लिए जो कुछ उन्हें पढ़ा है उसके बारे में प्रमाण खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो पढ़ा है उसके साक्ष्य ढूंढो। यह छात्रों को वास्तविक और पाठ के माध्यम से प्रस्तुत विषय वस्तु के बीच अंतर की पहचान करने में मदद करेगा। सही गलत की पहचान करेगा। शिक्षक को छात्रों को केवल उन्हीं स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रकाशित किया है। ये वाला जो है शिक्षक को छात्रों को, ये गलत लिखा है यहाँ पे। शिक्षक को छात्रों को केवल उन्हीं स्रोतों को देखने के लिए कहेंगे जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रमाणित किया है, क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में पूर्वाग्रह की संभावना कम होती है। ये बात सही है, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि भाई जिन्होंने पहले कहा है उनकी बात तो सही है, 100% सही हो सकती है, ये बात सत्य नहीं है। हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है वो ठंडी भी हो। जैसे मान लीजिएगा कि महात्मा गांधी ने किसी एक जगह पे ठंडी में वो घूमने गए, तो ठंडी में घूमने गए तो वहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा मौसम होगा, ठंडी चीज़ें होंगी, लेकिन आप गर्मी में जा रहे हो। तो इस तरह की चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि उस किताब में जो लिखा था वो सही था, उस समय के हिसाब से सही था,
और आपको इन पूर्वाग्रहों से बचा के रखना पड़ेगा। इस चीज में बिल्कुल निसंदेह जो मैंने आपको बताया बी और सी ही सही है। इस पे आपको प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रकाशित किया है, उन्हें देखने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन ये सदैव मार्गदर्शन की बात नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बी सी डी ऑप्शन नहीं है, बी और सी है। बी और सी पूरी तरह से आपका सही है, सही है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर, वो भी बात सही थी अगर ऑप्शन में होता तो। आगे, कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम, इसमें कौन सा हेल्प करेगा? पावर पॉइंट, आंकड़े, व्याख्यान सुनना, कौन सा? पूछताछ। डिस्कस वाली बात है। डिस्कस वाली बात का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, आपने कुछ सुना, आपने अपने बारे में बताया, ये एक क्या हो गया, हमारे और आपके बीच में डिस्कशन हो गया। हमने आपको बताया, आपने कुछ हमें बताया, तो उसी के बारे में पूछताछ आधारित जो उपागम है, लर्निंग सिस्टम है, उसमें कौन सी चीजें आपके लिए मार्गदर्शन का काम करने वाली हैं? पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन, तो ये तो नहीं होने वाला। आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, हाँ ये हो सकता है कि पूछताछ के लिए, जैसे मान लीजिएगा कि आपसे कहा गया कि आपको अपने ग्राम पंचायत में उन बच्चों का डेटा एकत्र करना है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आप गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, घर में पूछेंगे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, कितने बच्चे पढ़ने नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं आपको आंकड़े एकत्रित करने पड़ जाएंगे, क्योंकि पूछताछ की बात है। हो सकता है आपके प्रिंसिपल आपसे पूछने लगे कि बताओ कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा आए हैं, कितने बच्चे जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आंकड़े एकत्रित हो सकते हैं। व्याख्यान, अब आप केवल इतना बताने लगो कि सर जी बहुत से बच्चे अच्छे पास हो गए, बहुत से बच्चे नालायक हैं, तो ये बहुत से का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बहुत से का कोई एक खास संख्या नहीं होने वाली, जबकि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और उनका एग्जैक्ट डेटा आपके पास होना चाहिए। तो कुल मिला के आंकड़े एकत्रित करना, समुदाय में जा सकते हैं, ये सही होने वाला है। यहाँ पूछताछ आधारित जो उपागम होने वाला है, इसका यही आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान में खुली ओपन बुक के बारे में आपको पढ़ना है कि अगर हम किसी भी ओपन बुक, मतलब एक तरीका होता है पाठ्य पुस्तक का जब हम पढ़ाते हैं, तो ओपन बुक परीक्षा उद्देश्य क्या है? खुली किताब से आप एग्जाम ले रहे हैं तो वहां पे आपका क्या उद्देश्य होने वाला है? पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन में क्या है? सहयोग और सामूहिकता के कौशल को आंकना, विषयगत ज्ञान को आंकना, सामाजिक व संवेगात्मक कौशल को आंकना, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशल को आंकना। आपको इसमें से सामाजिक विज्ञान में जब ओपन बुक की बात आ रही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशल को आंकना होता है जब हम ओपन बुक से डिस्कस कर रहे हैं तब। इसका यही आंसर सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 17 जनवरी का सेट है। ... खाली स्थान भरना है। का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। ये धारणाएं होती हैं। धारणाओं का निर्माण हमें व्यक्ति की विशिष्ट दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही यह व्यक्ति से विभिन्न विशेषताओं के विकास। बिल्कुल सही बात है। धारणा ध्यान देखिएगा, ऑप्शन में है कहीं, यस, रूढ़िबद्ध धारणाएं। बी ऑप्शन आपका सही होने वाला। उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रूढ़िवाद दूसरों के बारे में एक अति सरलीकृत और अनुचित राय है। रूढ़िवाद सांभी प्रत्यय होते हैं क्योंकि छवियां लोगों पर बनाई गई और तय की जाती हैं। रूढ़िवादिता हमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके विशिष्ट गुणों और कौशल के साथ साथ एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती है, जो दूसरों से अलग होते हैं। यह एक पैटर्न या एक प्रकार को जबरन बड़ी संख्या में लोगों से जोड़ता है। रूढ़िवादिता हम सभी को प्रभावित करती है क्योंकि वे हमें कुछ चीजें करने से रोकते हैं जिससे हम अन्यथा अच्छे हो सकते हैं। इसलिए रूढ़िवादिता की बात यहाँ पे की गई है। मतलब क्या है कि हमारी पहले जो हमने धारणाएं बना रखी हैं, जो धारणाएं हैं, मतलब आपका जो आप कह सकते हो कि बिल्कुल फिक्स है, वो अपने आप में चेंज नहीं चाहता है। रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं, जैसे कि महिलाएं घूंघट करके रहेंगी। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है। मैंने सर ओढ़ के रखा हुआ है, अब मुझे कोई भी काम करना है, सड़क में बाहर चलना है, तो अब मेरा शरीर ढका, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा ये चीज़ें इसके लिए सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। ये नहीं होना चाहिए समाज में, हमें सब कुछ पता होना चाहिए।
टू अवॉइड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन अ क्लास। क्या है भाई, हिंदी में क्या है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को बनाने से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को बलवान बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वाह वाह, लड़के पावरफुल वैसे भी होते हैं क्लास में, लड़कियां बेचारी, अच्छा अब वाली थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, बट लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने के लिए हाथोत्साहित करना कि कुश्ती में भाग ना लें। नहीं भाई, लड़कियों को भी भाग दिलाओ। फोगाट परिवार देखो कितना शानदार देश का नाम रोशन कर रहा है। विद्यार्थियों को अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर उनके अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का, अच्छा थोड़ा सा रोको इसको। लड़के एवं लड़कियों में क्या है, अपरंपरागत भूमिकाओं में ढलने की कोशिश कराना। रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ाने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि हम जो जेंडर की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको बनाने से बचाना है कि वो नहीं बननी चाहिए, तो हमें जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको क्या करना है, रोकना है। मतलब हमें अपरंपरागत भूमिकाओं में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। पहले वाली जो बातें थी कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी, उनको पढ़ने भेजो। पहले वाली बातें कि लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, उस चीज़ को ख़त्म करो। पहली वाली बातें कि लड़कियां सोशल साइंस पढ़ेंगी, लड़के मैथ्स पढ़ेंगे, इसको रोको। पहली वाली बात थी कि लड़कियां केवल और केवल डॉक्टर बनेंगी, लड़के केवल इंजीनियर बनेंगे, इसको भी रोको। IIT लड़के करेंगे, लड़कियां MBBS करेंगे, सब रोको। ये पुरानी बातें थी, ट्रेडिशनल थे, इनको सबको खत्म करो। नए सिस्टम में नए हिसाब से चीज़ों को क्या करो, आप प्रोत्साहित करो। लड़कियों को भी पढ़ाओ, उनको भी ताइक्वांडो सिखाओ, लड़कों को भी सिखाओ, सबको सिखाओ, सबको सिखाओ, सबको सिखाओ, सबको सिखाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? अब हमें क्या पढ़ाना भाई, नगर के बारे में, शहर के बारे में पढ़ा देते हैं, क्या क्या होना चाहिए। नगर निगम नगर पंचायत का भ्रमण, तरीका घूम फिर आओगे तो अच्छा है, नगर निगम घूम लोगे तो बेहतर है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो अच्छा है तो ठीक है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ की विषय वस्तु को समझना, ये भी सही है। अगर किताब में लिखा है तो समझना पड़ेगा, क्योंकि किताबें गलत थोड़ी ना होती, तो सही होती हैं, समाज का दर्पण भी होती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहित कर सकते हैं नगर के बारे में कि भाई आज सब लोग बैठ के पढ़ेंगे कि हमारे पार्षद जी क्या हैं, हमारे पार्षद जी कैसे काम करते हैं, पार्षद जी की कितनी सारी पावर है, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है शायद। आगे देखते हैं, अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना करना। साफ सफाई, पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, ये अलग मैटर है। यहाँ पे शब्द है नगर प्रशासन, तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन तो आपका, क्योंकि क्वेश्चन में गतिविधि समझने की है पढ़ाने हेतु, और उसके लिए साफ सफाई की बात नहीं है, या समाज हो जाता फिर कि समाज गंदा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, सड़कें कैसी, वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ना है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, नगर प्रशासन में बच्चे को पढ़ाना है। नगर प्रशासन का मतलब मेयर कौन होता है, पार्षद कौन होता है, नगर पंचायत का चुनाव कैसे होता है, वार्ड मेंबर का चुनाव कैसे होता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ नगर निगम है, कौन सी जगह है जहाँ नगर पालिका है, कौन सी जगह जहाँ पे आपके नगर पालिका है, नगर निगम मेंबर, पार्षद, इन सब के बारे में पढ़ाना है। इनके पास कौन सी पावर होती है, इनको पावर किस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है, संविधान का मतलब क्या होता है, ये हमें पढ़ाना होता है। तो इसके हिसाब से आपका ए ऑप्शन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आज की क्लास में हम यहीं तक हैं, और फिर आगे भी आपसे मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, और आप सब ने इतनी देर तक सहयोग दिया, साथ दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक बार कहूँगा कि प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके तुरंत बाद इतिहास की, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, बहुत ही शानदार क्लास है आपके, उसमें बहुत से शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको दिखाया था कि हम पीछे क्या बात कर रहे थे कि किस सेट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इसी आधार पर आपको आगे भी पढ़ाया गया है। तो मुझे दीजिएगा आज्ञा, धन्यवाद।